हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह पाल आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पे स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। जैसा कि अब पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, संपूर्ण सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई थी और उस सिलेबस में ये भी बताया गया था कि अब अगले वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का सामान्य परिचय कहें या भाषा की उत्पत्ति कहें, क्योंकि पहले जो पहला चैप्टर था, जो सिलेबस में पहला चैप्टर था, उसमें लिखा था भाषा की उत्पत्ति, उसके बाद भाषा का स्वरूप, उसके बाद भाषा का रूप। देखो यहाँ भाषा की उत्पत्ति से क्वेश्चन बनते हैं, भाषा के रूप और भाषा के स्वरूप से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं या बहुत कम परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। भाषा की उत्पत्ति से या भाषा की उत्पत्ति के बारे में बहुत ही विशेष जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, वो हम कुछ नहीं पढ़े, सिर्फ क्वेश्चन के बारे में ये जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो में हम आपको थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति क्यों, कब और कैसे हुई, सबसे पहली या प्राचीन भाषा क्या थी, सबसे पहला वेद कौन सा लिखा गया, और उन चारों वेदों को मिलाकर क्या, चारों वेदों को अगर एक साथ ले लिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, और उसके समकालीन ग्रंथ कौन थे। इस विषय में ये भाषा शब्द या हिंदी शब्द किस धातु से बना है, उस धातु का अर्थ क्या होता है, इसके विषय में इस वीडियो में आपको पढ़ेंगे। और इसके बाद जो 25 से या 30 क्वेश्चन बनेंगे उसको हम आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध करवा देंगे। जैसा कि आप स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हिंदी भाषा का सामान्य परिचय या हिंदी भाषा की उत्पत्ति दोनों एक ही है। हिंदी भाषा का सामान्य परिचय कहें या हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहें। चलो आओ देखते हैं हिंदी भाषा का सामान्य परिचय या हिंदी भाषा की उत्पत्ति। चलो अब देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है ब्रैकेट में हिंदी भाषा की उत्पत्ति। देखो भाषा, अब आगे नीचे देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद पूरे जो 25-30 क्वेश्चन आएगी पीडीएफ में, उन्हीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे पेपरों में। देखो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से है। किससे? संस्कृत के भाष धातु से है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से हुई। इसका मतलब है कि सबसे पहले संस्कृत आई। भाष का अर्थ है कहना। अब यहीं अगर भाषा की परिभाषा देखते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या है, तो क्या कहेंगे? जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी बात को, अपने विचार को या अभिव्यक्ति को दूसरे तक, दूसरे के भाव, विचार, अभिव्यक्ति को अपने तक पहुंचाना या अपने तक पहुंचाना, ये अपने भाव, विचार, अभिव्यक्ति दूसरे तक पहुंचाना ही भाषा कहलाती है। या जिस साधन से हम अपने विचार, भाव, अभिव्यक्ति या दूसरे के भाव, विचार, अभिव्यक्ति अपने तक पहुंचाते हैं, उस साधन को हम भाषा कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जिस मोबाइल से आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये मोबाइल एक साधन है, भाषा को आदान प्रदान करने का एक साधन। क्या है? ये मोबाइल है। जैसे हम किसी फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं, उसका नंबर डायल करते हैं, उस मिल जाती है और फ़ोन में बात करते हैं, वो अपने विचार, अभिव्यक्ति तुम तक पहुंचाता है और तुम अपने विचार, अभिव्यक्ति उस अपने मित्र तक पहुंचाते। ये अपनी विचार, अभिव्यक्ति का आदान प्रदान करने का साधन क्या हुआ? ये आपका मोबाइल हुआ। इसे ही भाषा कहते हैं। देखो हिंदी फारसी भाषा के, एक आगे चलते हैं, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ये पिछली वीडियो में भी आपको बताया गया था कि हिंदी किस भाषा का शब्द है। हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी फारसी भाषा का शब्द इसलिए है क्योंकि जब विदेशी भारतीयों पर आक्रमण किए उस समय हम सिंधवासी कहलाते थे। जब विदेशियों ने भारतीयों पर आक्रमण किए तो उस समय हम सिंधवासी कहलाते थे, यानी सिंधु नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सिंधु कहा करते थे। यह उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा सिंधु भाषा कहलाती थी। लेकिन जब विदेशी भारत आए या भारत पर आक्रमण किया तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा, यानी सा का उच्चारण हा और धा का उच्चारण दा। देखो अब स्क्रीन में मैं लिख नहीं सकता हूँ, देखो अच्छा थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ। जैसे सा
का उच्चारण हा और धा का उच्चारण दा। ये अगर सिंधु लिखा है तो क्या हो जाएगा? सिंधु। सिंधु को हो जाएगा ही, अवाधन रहेगा, यह हो जाएगा दा। सिंधु का हो जाएगा हिंदू। यहीं से हिंदू या हिंदी की उत्पत्ति का प्रमाणिक साक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यहीं से हिंदू या हिंदी की उत्पत्ति का प्रमाणिक साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाता है और हिंदी की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। यहीं से हिंदी की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। उस समय यानी 1500 ईस्वी के आसपास मानव की उत्पत्ति का प्रथम ग्रंथ ऋग्वेद मिला। इसी के समकालीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना 1500 ईस्वी के आसपास हुई थी। इसी के समकालीन ग्रंथ ईरान में अवेस्ता है। और यहीं से संस्कृत के दो रूप आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं। वे दो रूप कौन कौन से हैं हम आपको दिखाते हैं। देखो ये संस्कृत के वो दो रूप हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक उत्तर संस्कृत। वैदिक संस्कृत का समय या कालखंड की बात की जाए तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। देखो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 वर्ष पहले या 1000 वर्ष पहले ईसा पूर्व तक ये कहा गया, क्योंकि इसी समय दुनिया का पहला ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया। ऊपर बताया गया है इसी समय दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया और इसके बाद 3 अन्य ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। इसी के बाद 3 अन्य ग्रंथ यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद लिखे गए। इन चारों वेदों को अगर एक साथ ले लिया जाए, चारों वेदों को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो हम इसे संहिता कहते हैं। किसे? ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को हम संहिता कहते हैं। देखो ये लिखा है, ये संहिता दोनों में, सभी चारों में एरो नीचे को आए और ब्रैकेट में संहिता लिखा, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को मिला के एक अन्य ग्रंथ बना संहिता। अगर चारों का संकलन एक साथ कर दिया जाए तो उसे संहिता कहते हैं। यहाँ पर आपने एक जय संहिता नाम सुना होगा। संहिता के बाद जय संहिता आता है, आपने जय संहिता का नाम सुना होगा। जय संहिता, देखो संहिता में चारों वेदों को लिया जाता है और जय संहिता में महाभारत को लिया जाता है। अगर जहाँ जय संहिता की बात आएगी वहाँ महाभारत की बात आएगी। अगर जिस संहिता की बात आती है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी चारों वेदों की बात आती है। वैदिक काल में इन चारों वेदों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे वैदिक काल में ही चारों वेदों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे ही वैदिक संस्कृत कहा जाने लगा। इसे ही चार वेदों का निर्माण हुआ, इसलिए इसे वैदिक संस्कृत कहा जाने लगा। और इसे वैदिक संस्कृत को ही देववाणी कहा गया। क्या कहा गया? देववाणी, यानी देवताओं की भाषा, देवताओं की वाणी। वैदिक संस्कृत को ही देवताओं की भाषा कहा गया और यहीं से ये वैदिक संस्कृत का कालखंड समाप्त होता है। अब आता है उत्तर संस्कृत। उत्तर संस्कृत को ही ब्राह्मण संस्कृत या लौकिक संस्कृत भी कहा जाता है। यानी उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत, लौकिक संस्कृत ये तीनों एक ही नाम है। अगर उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत और लौकिक संस्कृत के कालखंड की बात करते हैं तो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच उत्तर संस्कृत, वैदिक संस्कृत, उत्तर संस्कृत, लौकिक संस्कृत और ब्राह्मण संस्कृत की बात आती है। उत्तर संस्कृत बहुत ही साहित्यिक संपदा से परिपूर्ण रहा। उत्तर संस्कृत, वैदिक संस्कृत उत्तर संस्कृत, ब्राह्मण संस्कृत और लौकिक संस्कृत बहुत ही साहित्यिक संपदा से परिपूर्ण इस वजह से रहा क्योंकि इसी समय यानी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के समय ही अनेक ग्रंथों की रचना हुई। इसी समय अनेक ग्रंथों की रचना हुई। वे ग्रंथ कौन कौन से? चलो हम आपको दिखा रहे हैं कि वे ग्रंथ कौन कौन से हैं। देखो महाभारत, रामायण, उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग और पुराण। देखो
यहाँ पर एक दो नहीं, देखो सबसे पहले महाभारत की रचना हुई। महाभारत, रामायण, आरण्यक आया और उपनिषद आए। उपनिषद एक दो उपनिषद नहीं, पूरे के पूरे 108 उपनिषदों की रचना उत्तर संस्कृत काल में हुई। और वेदांग पूरे का पूरे 6 वेदांगों की रचना उत्तर संस्कृत काल में ही हुई। और पुराणों की रचना भी उत्तर संस्कृत काल में हुई। पूरे 6 पुराणों की रचना उत्तर संस्कृत काल में ही हुई। इसीलिए इस संस्कृत को या उत्तर संस्कृत या लौकिक संस्कृत या ब्राह्मण संस्कृत को साहित्यिक संपदा से परिपूर्ण माना गया है। अब यहीं से भाषा अपना आगे का रुख अपनाती है। यहीं से भाषा एक नया जन्म लेती है और वो भाषा है पाली भाषा। यहीं से एक नवीन भाषा का जन्म हुआ जिसे पाली भाषा कहा जाता है। इसे अगर पाली भाषा के समय कालखंड की बात की जाए तो 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक इसी समय बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। और इसी समय यानी 500 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी तक बौद्ध धर्म के लोगों ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और त्रिपिटक जैसे ग्रंथों का निर्माण किया। त्रिपिटक जैसे ग्रंथों का निर्माण किया। भारत की प्रथम देशीय जनभाषा क्या थी? भारत की प्रथम देशीय जनभाषा पाली भाषा थी। अगर पाली भाषा प्रथम देशी या जनभाषा है तो संस्कृत या उत्तर संस्कृत क्यों नहीं? देखो, अगर पाली भाषा ही भारत की प्रथम देशी या जनभाषा है तो संस्कृत या उत्तर संस्कृत क्यों नहीं? बताओ, अगर पाली भाषा ही है तो उत्तर संस्कृत या उत्तर संस्कृत हमारी प्रथम भाषा क्यों नहीं है? आप जानते हैं कि संस्कृत देवों की वाणी, जैसा कि बताया गया है यहीं पर उत्तर संस्कृत, लौकिक संस्कृत और ब्राह्मण संस्कृत पढ़े लिखे लोगों या विद्वानों की भाषा कही जाती थी। यहाँ पर कौन कौन सी? लौकिक संस्कृत, उत्तर संस्कृत और ब्राह्मण संस्कृत पढ़े लिखे लोगों की या विद्वानों की भाषा कही जाती थी। और उसी समय जनता या आम लोगों की भाषा या जिस भाषा में अपने भाव प्रकट करते थे या जिस भाषा में अपने भाव प्रकट करते थे उसे ही जन भाषा कहा गया। यानी जनता की मुख्य भाषा पाली भाषा भी पढ़े लिखे की भाषा संस्कृत थी। जनता या आम लोग या जितना पिछड़ा वर्ग था, अशिक्षित लोग था, उनकी मुख्य भाषा पाली भाषा थी और जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी भाषा संस्कृत थी। जब आम लोग पढ़ने लिखने लगे तो उन्होंने अपनी ही पाली भाषा में ग्रंथ लिखे, जैसे कि जैन धर्म में खूब देखने को मिलता है। इसी के बाद प्राकृत भाषा का जन्म हुआ। प्राकृत भाषा का जन्म प्रथम शताब्दी से 500 ईसा पूर्व तक समय या कालखंड माना जाता है। प्राकृत भाषा का कालखंड कब माना जाता है? प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। प्रथम शताब्दी से 500 ईस्वी तक। यहीं पर ईसाइयों के देवता ईसा मसीह का जन्म होता है। यानी प्रथम शताब्दी में ईसाइयों के देवता ईसा मसीह का जन्म होता है। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया। प्राकृत भाषा में जैन धर्म के लोगों ने अपना प्रचार प्रसार किया। यहाँ पर आप ये देखेंगे कि बौद्ध धर्म बाद में आया और पाली भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया, किंतु जैन धर्म पहले आया और प्राकृत भाषा में अपना प्रचार प्रसार किया। इसका मुख्य कारण यह है कि बौद्ध धर्म उसमें पढ़े लिखे लोग पहले आ गए और जो जैन धर्म है उसमें पढ़े लिखे लोग बाद में आए। यहीं पर एक विशेष जात थी मलेच्छु, उनकी भाषा प्राकृत थी। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा का जन्म होता है। प्राकृत भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा का उदय हुआ, जो
अपभ्रंश भाषा का दो उपनाम में विभक्त हुई। एक थी भ्रष्ट भाषा और दूसरी थी बिगड़ी हुई भाषा। भ्रष्ट भाषा और बिगड़ी हुई भाषा ये अपभ्रंश भाषा के उपनाम है। इसके बाद अपभ्रंश भाषा के बाद अवहट्ट या अव्यथा भाषा है। इसी के बाद अवहट्ट या अव्यथा भाषा है। यहीं से हमको अपभ्रंश के 7 भाग मिलते हैं, यानी अपभ्रंश भाषा 7 भागों में बढ़ जाती है। अपभ्रंश भाषा जब 7 भागों में बढ़ जाती है तो उसके बाद उन 7 भागों से 5 उपभाषाओं का निर्माण होता है। कितनी? 5 उपभाषाओं का निर्माण होता है। 5 उपभाषाओं का निर्माण होता है और 18 बोलियों का निर्माण होता है। 5 उपभाषाओं और 18 उपबोलियों का निर्माण होता है। यहीं से हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति के कुछ विशेष साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं और हम इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद जो 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे उनको करवा देंगे और ये भाषा की उत्पत्ति का चैप्टर हमारा और आपका समाप्त हो जाएगा। इसको अब ज़्यादा से डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा पढ़ने सिर्फ भाषा है। इसमें इस भाषा को क्या कहते हैं, इस भाषा को क्या कहते हैं, वो हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको PDF उपलब्ध करवा दें। PDF के माध्यम से पूरे क्वेश्चन 25 से 30 जो 30-35 क्वेश्चन आएंगे उनको उपलब्ध करवा देंगे और उनके विद आंसर सहित उपलब्ध करवा देंगे, वो आप देख लेंगे। चलो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद। अब आप इस वीडियो को कायदे से देख के अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भी बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूल ले। आपका अपना पुष्पेंद्र सिंह पाल, जय हिंद, थैंक यू।